Hello everyone, so let's start with the next part of practice session, and we are discussing CAT 2018 Con Slot 1 paper. This is part 2. In the part 1 we have already discussed some questions. So continuing with that, here is the first question. The number of integers x such that 2 to the power x lies between 0.25 and 200 and 2x plus 2 is perfectly divisible by either 3 or 4. ठीक है, सो आपको ये बोला हुआ है कि 3 से डिवाइड हो जाए या 4 से डिवाइड हो जाए, तो कौन डिवाइड होना चाहिए? 2 की पावर x प्लस 2, और 2 की पावर x 0.25 और 200 के बीच में भी आना चाहिए, ये भी दिया हुआ है. दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि पहले एग्जैक्टली होगा क्या, कैसे हम चेक करेंगे वो समझते हैं. अगर मैं 2 की पावर x की बात करता हूँ, 2 की पावर x को अगर मैं डिवाइड करता हूँ लेट्स से 3 से, ठीक है, और साथ में 2 भी ऐड करा हुआ है, सो 2 की पावर x प्लस 2 है, इसको हमको डिवाइड करना है 3 से. कैन आई रीअरेंज? इट्स 3 माइनस 1 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 1, और जो सिंपली जस्ट राइट इट 2, इसको भी 2 लिखते हैं. तो अगर आपने रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, रिमाइंडर नंबर से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ. तो आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर जब निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर x प्लस 2, और अगर ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, इसका मतलब है एक्चुअली रिमाइंडर 0 बन जाएगा, बिकॉज 3 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता ना, वो 0 होगा एक्चुअली. तो अब ये 0 कब आ सकता है? जब x की वैल्यू इवन होगी. दैट्स इट. तो पहले तो आपको ये मालूम पड़ गया कि x की वैल्यू इवन डालेंगे तो ये 2 की पावर x प्लस 2 3 से पक्का डिविजिबल होगा. लेकिन आपको बोला हुआ है कि 2 की पावर x जो है वो 200 से कम होना चाहिए. तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, और 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 होता है. यानी इसके आगे जा ही नहीं सकते. तो 2 की पावर 7 इज द लिमिट. तो 7 तक के इवन नंबर कौन कौन से हैं? तो x की वैल्यू अगर इवन की बात करता हूं तो 2 हो सकता है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है. 3 नंबर तो यहाँ मिल गए. आप चाहो तो वेरीफाई कर लो. अगर 2 की पावर 2 प्लस 2 करेंगे, क्या ये डिविजिबल है 3 से? हाँ, ये 6 आता है, डिविजिबल है. अगर 2 की पावर 4 प्लस 2 करेंगे तो 16 प्लस 2 यानी 18, ये भी डिविजिबल है, राइट. तो 3 नंबर तो आपको यहाँ मिल गए कि x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 हो सकती है. अब डिवाइड करते हैं इसको 4 से, कि 4 से डिविजिबल कब होगा. अब देखिए 2 की पावर x प्लस 2 और डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे तो देखें, तो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो 2 की पावर में आपको मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए आपको. अब ध्यान से देखिए, 2 की कोई भी पावर जो होगी, 2 की कोई भी पावर जो होगी वो हमेशा कैसे होगी? इवन होगी. 2 की कोई भी पावर इवन होगी, और जो उसमें आप 1 ऐड करोगे तो वो ऑड होगा. दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल तो पक्का नहीं हो सकता. मतलब यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है जो आपको ये 2 से डिविजिबल करवा दे, एक्सेप्ट कि अगर ये वाला नंबर आपका पूरा 2 की पावर समथिंग ऑड आ जाए. ऑड आ जाए मतलब 1 आ सकता है, और तो पॉसिबल नहीं है. तो 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 डालेंगे. तो अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, ये 1 प्लस 1 बन जाएगा और ये 2 आ जाएगा. तो 2 डिवाइड बाय 2, द रिमाइंडर इज 0, राइट. तो एक और वैल्यू मेरी कौन सी, कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है. तो 4 सोल्यूशन तो ऐसे मिल गए आपको. तो अभी तक हमने 3 और 4 के लिए डिविजिबल चेक किया, और डिविजिबिलिटी से मालूम पड़ गया कि 4 नंबर तो आ गए. लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और आपसे मांगता है चीजें, और एनालिसिस मांगता है. कैसे? ध्यान से देखिए, 0.25 दिया हुआ है. 0.25 को लिख सकते हैं 1/4. 1/4 का मतलब हो गया 2 की पावर माइनस 2. सो 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर x और 2 की पावर 200. मतलब x की वैल्यू जो होगी, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी? x की वैल्यू की मैक्सिमम लिमिट थी 7, बिकॉज 2 की पावर 7 128 होता है. तो 0 से लेके तो हमने पॉजिटिव चेक कर लिए, 2 चेक कर लिया एंड सो ऑन, लेकिन हमने नेगेटिव चेक नहीं किया. तो अगर लेट्स से अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू -1 हो जाए, ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 हो जाए या 0 हो जाए, -2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर x 2 की पावर -2 से बड़ा होना चाहिए. तो x कैन नॉट बी -2 ना. x की वैल्यू -1 हो सकती है, x की वैल्यू -1 हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है. बट 0 से दिख रहा है कि 2 की पावर 0 प्लस 2 डिविजिबल ना तो 3 से ना 4 से. बट अगर -1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है? -1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर -1 प्लस 2. दैट मीन्स 1/2 प्लस 2. दिस गिव यू 5 डिवाइड बाय
2, राइट। और इसमें आपको 2 ऐड करना है बिकॉज ये तो 2 की पावर x निकला। ये डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है, तो -1 भी पॉसिबल नहीं है। बस 0 चेक कर लेते हैं। अगर 0 चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 0 + 2, क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? यस। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू 0, 1, 4, 6 हो सकती है। 0, 1, 2, 4, 6, दैट मीन्स हाउ मेनी सॉल्यूशंस? आंसर हैज टू बी 5। 5 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 5 वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल सच दैट 2 to the power x + 2 is divisible by either 3 or 4। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। Next is each of 74 students in a class studies at least one of the three subjects H, E, and P. 10 students study all three subjects, while 20 study H and E but not P. Every student who studies P also studies H or E or both. If the number of students studying H equals that studying E, then the number of students studying H is. Again, a teacher type question. It's based on Venn diagram. So let's draw a Venn diagram first. H, E, and P. There are three subjects. So let's say this is H, this is E, and the third one is, let's say, it's P. So H, E, and P. Let's note it down. Each of 74 students in a class studies at least one. यानी 0 वाला कोई भी नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। इसका मतलब है सबका यूनियन 74 आने वाला है। Now it says, let me change the color. Now it says 10 students study all three subjects. That means ये value 10 आ गई बीच वाली. While 20 student H and E but not P. H and E but not P. This is 20. And H and E but not P. That means this particular value is 20. है ना? Because ये पूरा लीफ नहीं आ सकता। पूरा लीफ अगर आता, पूरा लीफ कौन सा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, ये पूरा लीफ तो होता है H and E. लेकिन जो मैं शेड कर रहा हूँ ये कौन सा होता है, ये होता है H and E but not P. राइट, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस दे देता हूँ। द नंबर इज 20 गिवन टू अस, so this is 20. फिर बोला हुआ है एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज P also studies H or E or both. एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज P, जो भी P पढ़ेगा वो H और E और both तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये स्टेटमेंट बड़ा काम का है, इस पे 2 मिनट के बाद आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग H इक्वल्स दैट E, जितने H पढ़ रहे हैं उतने ही E पढ़ते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो H में 2 वैल्यू मिसिंग है। तो लेट्स से अगर ये A है और अगर ये B है, ठीक है, और अगर ये C है और अगर ये D है, तो मुझे पता है कि A + B का वैल्यू जो आना चाहिए वो C + D के बराबर आना चाहिए, है ना? बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग H इक्वल्स दैट स्टडिंग E। जितने H में है उतने E में है, तो ये समीशन इक्वल आना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज P also studies H और E और both। क्या मतलब इसका, जो P पढ़ेगा वो H भी पढ़ता है या E पढ़ता है या दोनों पढ़ता है। इसका मतलब है ऐसा कोई नहीं है जो अकेला P पढ़ता है, दैट मींस ये नंबर 0 है। इस चीज को ध्यान से समझिए। हर एक बच्चा जो P पढ़ेगा वो H या E तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, या दोनों भी पढ़ सकता है। दैट मींस इंडिविजुअल अकेला कोई भी नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पूछा है कितने लोग H पढ़ते हैं। H पढ़ते हैं, इसका मतलब है एक्चुअली आपको निकालना कौन सा वैल्यू है, आपको निकालना है A + B + 30। ये वैल्यू कितनी आ रही है ये फाइंड करना है ना? बिकॉज H को देखिए, H में कौन कौन आ रहा है, A, B और 20 और 10 आ रहा है। ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबका समीशन कितना आना चाहिए, 74। जस्ट ऐड इट। तो A + B + 20 + 10 + C + D कितना होना चाहिए, 74 होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं A + B तो C + D के बराबर ही है, तो यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स ऑफ A + B। 2 टाइम्स ऑफ A + B हो जाएगा 74 - 30, दिस गिव यू 44। तो A + B का वैल्यू कितना होगा, A + B का वैल्यू आ गया 22। अगर A + B 22 है तो 22 + 30 इज द वैल्यू ऑफ H, दिस गिव यू व्हाट, द आंसर हैज टू बी 52। 52 बच्चे ऐसे हैं जो H पढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जितने लोग H पढ़ते हैं उतने ही E पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल लगाओ ना यूनियन वाला फॉर्मूला, कि मान लेते हैं टोटल मिला के X लोग जो है वो H पढ़ते हैं और टोटल मिला के X लोग ही E पढ़ते हैं। यूनियन इनका 74 है, तो यूनियन का फॉर्मूला लगा लीजिए, A यूनियन B = A + B - A इंटरसेक्शन B, राइट। क्योंकि आपको ये मालूम है कि जितने H पढ़ते हैं उतने ही सारे E पढ़ते हैं।
और बाहर तो इसकी कुछ है ही नहीं बिकॉज p आपको 0 दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर मिल जाता है कि 2x की वैल्यू आ जाती है। अगर आप ऐड करते हैं 104 तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 52। ये भी कर सकते हैं आप, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि हम बनाना शुरू करेंगे तो ऐसा कुछ समझ में आता है, बट आपको ये भी क्लिक करना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन T leaves station X for station Y at 3 p.m. Train S traveling at 3/4 of the speed of T leaves Y for X at 4 p.m. The two trains pass each other at station Z, where the distance between X and Z is 3/5 of that of X and Y. How many hours does train T take for its journey from X to Y? Now understand carefully कि एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड है और दो स्टेशन से अपोजिट एंड से ट्रेन निकल रही हो, ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो एक x बोला हुआ है, एक y बोला हुआ है, और ट्रेनें कहीं बीच में मिलती है z पे। एक ट्रेन है जो x से निकलती है y के लिए, एक ट्रेन t x से निकलती है y के लिए, और एक ट्रेन है s जो y से निकलती है x के लिए। लेकिन आपको ऐसा बोला हुआ है कि जो ट्रेन t है जो x से निकल रही है वो 3 PM पे निकलती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो 4 PM पे निकलती है, राइट, 1 घंटे बाद। दोनों ट्रेन z पे क्रॉस करती है, where the distance between x and z is 3/5 of that of x and y। तो x से लेके जो z है वो 3/5 of xy है। तो आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन आता है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप उसको 5 का मल्टीपल ले लीजिए ताकि वो डिविजिबल हो जाए। तो मैं xy को एक काम करता हूँ, टोटल 5x मान लेता हूँ, तो जिससे मुझे xz मिल जाएगा 3x। तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x, टोटल हो गया 5x, राइट। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी है स्पीड के बारे में कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन s है वो कुछ 3/5 दी है। द टू ट्रेन पास ईच अदर एट z वेयर द डिस्टेंस बिटवीन xz इज 3/5 ऑफ द x एंड y। और फर्स्ट लाइन में दी है ट्रेन s ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ t। तो अगर t की स्पीड अगर मान लेते हैं अगर लेट्स से s होती तो 3/4 ऑफ s पे जा रही है दूसरी ट्रेन। तो सिंपल सोचो कि अगर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड अगर हम 4k मान लेते हैं, 4k का क्यों लिया, बिकॉज वो डिवाइड हो जाएगा ना क्वार्टर से, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो अगर ट्रेन टी का स्पीड 4k किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड ऑफ ट्रेन एस विल बी 3k किलोमीटर पर आवर। ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस डायग्राम बन गया, आपको अभी क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए ध्यान से, आपको इतना पता है एक ट्रेन 3 बजे निकल रही है, एक ट्रेन 4 बजे निकल रही है, लेकिन मिलती जेड पर है। दैट मीन्स जो ट्रैवलिंग टाइम होगा x टू z का और जो ट्रैवलिंग टाइम होगा दूसरी ट्रेन का y टू z का, इसके बीच में वी कैन हैव एन इक्वेशन कि लेफ्ट वाली ट्रेन 3 बजे निकलती मतलब 1 घंटा ज्यादा चलती है ना, और राइट वाली ट्रेन जो है 4 बजे निकलती मतलब 1 घंटा कम चलता है। मतलब अगर मान लेते हैं एक ट्रेन को t1 टाइम लगता है, दूसरी ट्रेन को t2 टाइम लगता है, तो जो t1 होगा वो t2 + 1 होगा, या आई कैन से जो दोनों टाइम में जो गैप होगा वो 1 होगा। तो t1 क्या है, पहले वाली ट्रेन यानी लेफ्ट वाली ट्रेन का टाइम, वो कैसे निकालोगे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 3x, स्पीड कितनी है 4k माइनस दूसरे कितना होगा, दूसरे का डिस्टेंस है 2x और उसकी स्पीड कितनी है 3k, और ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मेनी आवर डज ट्रेन टी टेक्स, टी को पूरा डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगता है। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 5x अपॉन 4k का वैल्यू कितना आता है। तो ये आपको दिख रहा है, क्लियरली मिल जाएगा यहाँ से। इफ यू टेक द एलसीएम, द एलसीएम विल बी 12k, 9k माइनस 8k विल गिव यू k, सॉरी x, 9x माइनस 8x आ जाएगा ना ऊपर। इफ यू सिंप्लीफाइड तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9x, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8x, करेक्ट। तो 8x 9x माइनस 8x विल गिव यू x, और वी कैन से x अपॉन k का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 5/4 इंटू 12, 1 एंड 3 आंसर इज 15 आवर। 15 घंटे लगते हैं, सब कुछ हमने किलोमीटर पर आवर में किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस किलोमीटर में नाप लिया, टाइम अपने आवर्स में ही लिया था बिकॉज 1 आवर लिखा है ना मैंने यहाँ पे, यानी आवर्स में टाइम निकलने वाला है। तो आंसर इज 15 आवर्स, 15 घंटे में ये ट्रेन जो है डिस्टेंस x to y कवर करेगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। Next is point E, F, G, H lie on side of A, B, C, D. A, B, B, C, C, D and D A respectively of a square A, B, C, D. ठीक है। If E, F, G, H is also a square जिसका area 62.5% of that of A, B, C, D है and C, G is longer than E, B, then the ratio of the length of E, B to that of C, G is। तो E, B और C, G की लेंथ का रेशियो क्या होगा, ओके। पहले देखते हैं एग्जैक्टली बोला क्या है।
बोला ये कि एक स्क्वायर है ABCD और इसके अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम लग रहा है, लग क्या रहा है, सॉरी। बोला भाई कि इसको नाम दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D है। बोला इनके ऊपर कुछ पॉइंट है EFGH, और EB जो है CG इज लॉन्गर देन EB, CG लॉन्गर है EB से, ठीक है। C से लेके G बड़ा होगा और E से लेके B छोटा होगा, मतलब यहाँ पे CG हो गया और लेट्स से ये E हो गया, और ये भी एक स्क्वायर बनना चाहिए, ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसा कुछ बनता होगा शायद ये फिगर, ठीक है। ये ऐसा कुछ बन गया, फिर थोड़ा सा स्क्वायर शायद एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा मान लीजिएगा कि स्क्वायर है ये, ऐसा कुछ है, ठीक है। बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ, अपने नाम दे देते हैं, काम करते हैं EFG और H, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है कि CG लॉन्गर है EB से, ठीक है। और फिर क्या बोला है, रेशियो जो फाइंड करना है वो EB टू CG का निकालना है, तो EB अपॉन CG का रेशियो क्या आएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, जब रेशियो ही निकालना है तो आप इसमें से किसी एक को 1 ले लो, क्योंकि एक को 1 लोगे, एक को K लोगे तो काम थोड़ा इजी हो जाता है ना, कि अगर फ्रैक्शन में भी आ जाएगा तो रेशियो मिल जाएगा बाद में। तो एक काम करते हैं, जो छोटा वाला पार्ट है इसको 1 ले लेते हैं, और CG को जो है जो निकालना है इसको हम लेट्स से K ले लेते हैं। अब आपको पता है ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो इफ दिस इज 1, तो रिमेनिंग पार्ट ये आपका K होगा। अच्छा ये K क्या होगा, पहले ये भी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए बाहर वाले जो फिक्स है, बाहर वाले की लेंथ फिक्स है, तो अगर लेट्स से EB का वैल्यू अगर लेट्स से 1 हो गया, अगर EB का वैल्यू 1 हो गया तो बाहर वाला अगर टोटल में मान लेता हूँ, वो रिमेनिंग पार्ट जो होगा लेट्स से वो x माइनस 1 होगा, ठीक है। तो x माइनस 1 के हिसाब से जो हाइपोटेनस आपका आएगा ये वाला, वो एक फिक्स नंबर आएगा। तो इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बनने वाला फिगर है, अगर ये 1 है और अगर ये K लिया है, तो ये हमेशा ऐसा ही फिगर बनने वाला है ना, कि 1K और बिकॉज ये भी एक स्क्वायर है ना। जैसे मान लेते हैं अगर ये 1 है और ये K है, तो उसके हिसाब से EF की जो लेंथ आएगी, अगर वो x आती है तो ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, ये भी x है। तो ये एक स्क्वायर तभी बनेगा जब ये सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। K1 ऐसा मान सकते हैं। तो आपको एक्चुअली निकालना क्या, आपको K निकालना, K इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब आपको ये बोला हुआ है कि जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 62.5%। अब इसको ध्यान से समझिए कि बाहर की जो साइड है उसका है वैल्यू K+1, उसकी एज एज है K+1, तो K+1 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज द एरिया। और अंदर वाले की जो साइड होगी वो क्या होगी, पाइथागोरस के हिसाब से वो आएगी अंडर रूट में 1+K² है ना। और आपको इधर निकालना है अंदर वाले का एरिया, तो अंदर वाले का एरिया क्या आ जाएगा, अंदर वाले का एरिया आ जाएगा 1+K², क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे तो ये एरिया आ जाएगा ना। तो दिस इज द एरिया ऑफ ABCD and 1+K² is the area of EFGH, और EFGH का जो एरिया है वो ABCD का 62.5% है। नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व 62.5%, स्पीड में से पढ़ा होगा आपने, 5/8 होता है, इट इज 5/8 है ना। बिकॉज आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 50% प्लस 12.5%। 50% का मतलब हो गया 1/2 और 12.5 का मतलब हो गया 1/4 का भी हाफ, यानी 1/8। तो सिंपलीफाई आपको मिलता है 5/8। तो एरिया ऑफ ABCD क्या मिल गया, K+1 का होल स्क्वायर का 5/8 टाइम्स इज इक्वल्स टू 1+K²। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगा K² प्लस 2K प्लस 1 का 5 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स किया तो 8 प्लस 8K²। वैल्यू सिंपलीफाई आपको मिल जाता है 5K² प्लस 10K प्लस 5 इज इक्वल टू 8K² प्लस 8। सब कुछ राइट भेज दीजिए, तो 8K² में से 5K² गया तो आपको मिलेगा 3K², ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा माइनस के 10K, और फिर आपको मिल जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि मिल जाएगा +3 इक्वल टू 0। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 9 आता है, प्लस करने पे 10 आता है, तो 9 और 1 ही है वो, तो माइनस के 3K² माइनस 9K माइनस K प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन, K कॉमन, K -3
फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकलेगा, सॉरी, तो आपको मिलेगा k माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ k का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि ईबी हमारा 1 है और सी जी हमारा k है। तो 1/k निकालना, यानी 1/3 होगा या 1/1/3 और 3:1 आंसर होगा या 1:3 आंसर होगा। बट आपको बोला हुआ है कि ईबी जो है वो छोटा है, दैट्स वाई आंसर क्या होना चाहिए, 1:3, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा, इट्स गिवन x to the power 2018 y to the power 2017 is equals to 1/2, x to the power 2016 y to the power 2019 is equals to 8, the value of x square plus y cube is, ये वैल्यू फाइंड करना है। ऑलराइट, देखिए दिख रहा है आपको कि यहाँ पे पावर 2018 है, यहाँ पे 16 है, गैप 2 का है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, गैप 2 का है, यानी स्क्वायर्स की वैल्यू निकल सकती है। इफ यू डिवाइड दिस इक्वेशन, तो x to the power 2018 into y to the power 2017 divided by x to the power 2016 into y to the power 2019 is equals to 1/2 divided by 8/1. This give you x square upon y square is equals to 1/16, or we can say x upon y is equal to 1/4, or we can say y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x। तो इतना तो मिल गया कि y की वैल्यू 4x है। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि y की वैल्यू 4x है और आपको x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। अब एक काम करो, किसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं लेट्स से फर्स्ट में पुट करते हैं या लेट्स सेकंड में पुट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 8 है ना, फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो x की जगह पे, सॉरी y की जगह पे अगर 4x रख दिया जाए तो आपको मिल जाएगा x टू द पावर 2016, सेकंड इक्वेशन में y की जगह पे आ गया 4x, तो 4x की पावर में 2019 इज इक्वल टू 8, मतलब 2 क्यूब। आपको मिल जाता है x की पावर में 2016 इंटू 2 टू द पावर 2019 का डबल हो जाएगा 4038, 4038 डिवाइड 4038 इंटू हो जाएगा x टू द पावर 2019 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। नाउ इफ यू ऐड 2016 एंड 2019, 32 के बाद 3 यानी आ जाएगा x की पावर में 4035 इज इक्वल टू 2 क्यूब के डिवाइड में आ जाएगा 2 टू द पावर 4038, पावर सेम हो गया, ध्यान से देखिए, x टू द पावर 4035 2 टू द पावर माइनस 4035 के बराबर है, राइट। इसका मतलब कंफर्म हो गया। अगर मैं माइनस को हटाता हूं, बिकॉज x की पावर में 4035 अगर 1/2 माइनस हटता है तो पावर को पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए आप बेस का ले लेते हो रेसिप्रोकल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू तो 4x ऑलरेडी दी हुई है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। तो x इज 1/2, y 4x था, तो अब निकालना क्या है, अब निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये निकालना है। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, वाई क्यूब कितना हो जाएगा 8, 32 और एक हो गया 35, 35/4 शुड बी माय आंसर, 35/4। एनी ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज राजू एंड ललिता originally had marbles in the ratio 4:9. Then Lalita gave of her marble to Raju. ललिता ने कुछ मार्बल दिए राजू को। As a result, the ratio of the number of marble with Raju to that of Lalita become 5:6. What fraction of her original number of marble was given by Lalita to Raju? कितना फ्रैक्शन दिया उसने, ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजू दिया है, ललिता है, राजू के पास मार्बल अगर 4x है, ललिता के पास 9x है। ललिता ने कुछ मार्बल दे दिए, तो मान लेते हैं y मार्बल दे दिए, तो राजू के पास कितने हो गए 4x प्लस वाई, ललिता के पास कितने हो गए 9x माइनस वाई, और ये रेशियो कितना हो गया, ये रेशियो हो गया 5:6, है ना। ये रेशियो कितना हो गया 5:6। तो बोला बताइए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। ललिता के पास कितने थे 9x थे, उसमें से कितने दिए उसने y, तो आपको y अपॉन 9x की वैल्यू निकालनी है, y अपॉन 9x की वैल्यू निकालनी है। तो डू वन थिंग,
आपको पता होगा कि जब रेशियो ऐसा होता है तो 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में होता है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है। नहीं तो लिख लीजिए ऊपर नीचे फिर कर लीजिए मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन लिखिए। तो मल्टीप्लाई किया 6 का तो आपको मिलेगा 24x प्लस 6y इज इक्वल टू 45x माइनस 55। आपको मिल जाएगा 11y इज इक्वल टू 21x, और आपको मिल गया y अपॉन x का वैल्यू कितना आ गया 21 अपॉन 11। हमें y अपॉन x नहीं चाहिए, हमें y अपॉन 9x चाहिए। तो y अपॉन 9x का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 अपॉन 9 इंटू 11, वी कैंसिल बाय 3 तो 7, और यहाँ आ जाएगा 33। तो आंसर आएगा 7 अपॉन 33, ऑप्शन नंबर डी। राइट, अ वेरी इजी क्वेश्चन। Let's move on to the next one. Again, it's based on log. Already we have solved 2 questions on log in CAT 2018 slot 1. This is the third one. If log of 5 plus log a with the base 3 is 2, and log of this particular expression 4a plus 12 plus log b to the base 2 is 3, then a plus b is equal to what? So if you are very clear about the definition of log, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसको। log का definition मैं आपको बताता हूँ कि log of a to a with the base b अगर c होता है, इसका मतलब होता है log is a power, log is a power जो बेस पे लगेगी b पे तो a बन जाएगा, तो b की पावर में c लगाया जाएगा तो a जनरेट होगा। दैट्स द डेफिनेशन। यूजिंग दिस डेफिनेशन 2 के ऊपर जब 3 लगाएंगे, बिकॉज log की वैल्यू एक पावर को रिप्रेजेंट करती है, जब 2 के ऊपर 3 लगाया जाएगा तो 5 प्लस log a with the base 3 बनेगा। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू लॉग ए विद द बेस 3 बनेगा। तो यहाँ पे बन गया 3 इज इक्वल टू लॉग ए विद द बेस 3 बनेगा। मतलब 3 के ऊपर जब 3 लगेगा तो a बनेगा, तो a का वैल्यू 27 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये तो, बहुत इजी। एंड सिमिलरली अगर आप सेकेंड एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो 5 के ऊपर 3 लगेगा तो आपको 4a प्लस 12 प्लस log b with the base 2 मिलेगा। अब 4a 27 का 4 टाइम यानी 54 का डबल 108 हो गया। 125 माइनस 108 इज इक्वल टू 12 प्लस log of b with the base 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 25 में से 8 गया तो 17 में से फिर 12 जाएगा तो कितना मिलेगा, 17 में से 12 गया तो 5 मिलेगा। तो 5 इज इक्वल टू log of b with the base 2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब 2 के ऊपर 5 लगेगा तो b बनेगा, दैट्स व्हाई b का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो a आपका आ गया 27, b आ गया 32, इनको ऐड करोगे कितना आएगा 59, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज humans and robots can both perform a job but at different efficiencies. 15 human and 5 robots working together take 30 days to finish the job, whereas 5 humans and 15 robots working together take 60 days to finish it. Question is, how many days will 15 humans working together take to finish it? The question is based on work equivalent concept, which says work is actually equal to number of men and into days. Work जो होता है वो man और days के multiply के बराबर होता है। man मतलब जो भी ग्रुप है उसके बराबर भी ले सकते हैं। So क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 ह्यूमन, तो 15h and 5 robot, that is 5R, they take 30 days. And similarly it says 5 human, that is 5h, and 15 robot, that is 15R, they complete the work in 60 days, right? So let's say मान लेते हैं ह्यूमन की एफिशिएंसी h है और रोबोट की r है, तो एक ह्यूमन एक दिन में h काम करता है तो 15 ह्यूमन 15h लगाएंगे, और एक रोबोट अगर r वर्क करता है तो 5 रोबोट 5 वर्क करेंगे। तो मैंने इनको वर्क को ऐड कर दिया, दिस गिव मी कि कितना मैन और कितना डेज है, इनका मल्टीप्लिकेशन विल गिव मी दी वर्क, है ना। वर्क इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई तो आपको एक रिलेशन मिल जाता है कि 30 इंटू 15h प्लस 5R एक्चुअली 60 इंटू 5h प्लस 15R के बराबर होगा। तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी यहाँ से, कौन किसके डबल ट्रिपल क्या है। तो आपको मिल जाता है 15h प्लस 5R एक्चुअली 10h प्लस 30R के बराबर है, जिससे आपको मिल जाएगा 5 ह्यूमन जो है वो 25 रोबोट्स के बराबर है, यानी 1 ह्यूमन जो है वो 5 रोबोट्स के बराबर है। h एक्चुअली 5R के बराबर है। बस अब लगा लीजिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मैं 5R की जगह पे h डाल लेता हूं तो आपको मिल जाता है 16h, है ना। दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, मैंने कन्वर्ट कर दिया, 5R की जगह पे h डाल दिया। तो 16 ह्यूमन अगर 30 डेज में काम कर सकते हैं
तो 15 ह्यूमन कितने में काम करेंगे, ये सवाल है, राइट। तो आपको पता है मैन इंटू डे हमेशा इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। सॉल्व कर लीजिए, तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 32। मतलब 15 ह्यूमन जो है वो 32 डेज में इस काम को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं कि 1/h 1/r एंड 1/30। आप वो कंफर्टेबल हो तो वो भी कर सकते हो, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैन डेज का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वर्क निकल जाता है ना। आई सिंपली कंपेयर दी वर्क, बिकॉज वर्क तो सेम ही हो रहा है ना, सेम वर्क किया जा रहा है, तो मैंने ये फॉलो किया है। तो वर्क इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन भी करा हुआ है कैसे ये वर्क करता है, और ये काफी वैरायटी डिस्कस करी हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD of area 72 square centimeter, the side CD and AD have length 9 and 16 centimeter respectively. Let P be a point on CD such that AP is perpendicular to CD. Then the area in square centimeter of triangle APD is. Okay. Let's read क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने, ऐसा कुछ है, ये लाइन में रब करता हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, लेट्स से ये सी है और ये डी है। फिर बोला हुआ है सच दैट सी डी जो दिया हुआ है, साइड सी डी एंड ए डी हैव लेंथ 9 एंड 16, तो ए डी बड़ा वाला था, तो लेट मी चेंज द नेम, मैं काम करता हूँ ए बी सी डी ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। सी डी का लेंथ जो है, मतलब कि ए बी का लेंथ जो है वो 9 है, और ए डी जो है वो 16 है, मतलब ये भी 16 है। फिर बोला है पॉइंट पी, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन सी डी, सी डी पे कोई पॉइंट पी है सच दैट ए पी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए पी इज परपेंडिकुलर, अगेन ये मुझसे गलती हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर तो इस बार बाहर बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है इसलिए, राइट। तो लेट मी हैव अ न्यू फिगर। नाम मुझे बहुत ध्यान से देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो फिगर बन नहीं पाएगा। तो क्योंकि ए से परपेंडिकुलर बनना चाहिए, तो लेट मी हैव ए हियर, ठीक है। ए डी बड़ा है तो ए बी सी डी ऐसा मान लेते, थोड़ा इजी रहेगा। अब ए से एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ऐसा कुछ लाइन बना हुआ है, ठीक है। then the area of triangle, the area in square centimeter of triangle APD, तो APD का जो एरिया है वो कितना आएगा, ये पूछा गया है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें। हमें AD दिया हुआ है 16, ये दिया हुआ है 9, तो ये भी 16 होगा और ये भी 9 होगा। हमें जो एरिया निकालना है वो एक्चुअली APD का निकालना है, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये एल्टीट्यूड फाइंड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। और देखिए आपको पता है कि जो एरिया होता है और पैरेललोग्राम वो होता है बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं बेस को कंपेयर करता हूँ लेट्स से सी डी, और हाइट कंपेयर करता हूँ एपी से, तो मुझे एपी मिल सकता है, बिकॉज एरिया दिया हुआ है 72, सी डी दिया हुआ है 9, तो एपी की लेंथ मुझे मिल जाएगी, द एपी विल बी इक्वल टू 8 देन। अब अगर एपी 8 आ गया है, ठीक है, एपी 8 आ गया, ये 90 का एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, पाइथागोरस का यूज करके कहना है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पीडी, यस इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस पीडी को अगर मैं x मान लेता हूं, लेट्स से दिस लेट इज x, तो x स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस करेंगे 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। सो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, दिस गिव यू 192। सो x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज नथिंग 49, सॉरी दिस इज 192 is 96 का डबल 96 98 टू सॉरी 98 नहीं 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 सॉरी 192, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 92, एक फैक्टर तो होता है, ये किसका होता है 32 समथिंग होता है क्या, 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा एंड 6 2 जा 32 इंटू 6, और ये 16 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ओवर 32 इंटू 6, दिस गिव यू
रूट ओवर 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट्स 4 टू द 8, 8 रूट 3। तो आपको ये मिल जाता है कि 8 रूट 3 आएगा, ठीक है। और अगर ये 8 रूट 3 है तो कैन वी कैलकुलेट द एरिया नाउ? यस, वेरी इजीली। सो 1/2 base is 8 root 3 and height is 8, so 1 and 4, so answer has to be 32 root 3। 32 root 3 is the answer, option number C। अच्छा, एक और चीज आप लगा सकते थे कि आपको पता है कि अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि हाइपोटेनस की लेंथ अगर 16 है, ठीक है, और एक लेंथ उसकी आधी है, यानी ये तो स्पेशल ट्रायंगल हो गया कि ये एंगल 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है, और ये एंगल 90 रहा होगा और ये एंगल 60 रहा होगा। इट्स स्पेशल ट्रायंगल ना। 30 60 90 में ऐसा होता है ना कि हाइपोटेनियस की हाफ एक साइड होती है। स्पेशल ट्रायंगल में पढ़ाया गया था। तो ये भी आप जज कर सकते थे कि दिख रहा है 8 का 16 है तो अगला वाला 8 रूट 3 होगा। तो इस पूरे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अगर आपको ये क्लिक कर जाता है तो, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। In a circle, two parallel chords on the same side of diameter have length 4 and 6 centimeter. If the distance between these chords is 1 centimeter, find the radius. Radius find करना है अपने को। तो a circle is given, डायमीटर के सेम तरफ दिया हुआ है, तो एक इधर बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं। और आपको ये बोला हुआ है कि इनके बीच में जो गैप है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है ये तो। रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, डिस्टेंस 1 हो गया। लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स। और छोटी वाली जो है वो दूर होती है। छोटी वाली दूर क्यों होती है? बिकॉज जितना सेंटर के क्लोज होते हैं कॉर्ड उतना बड़ा होता है। तो ये 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3 होगा तो ये वाला पार्ट भी 3 होगा। सो लेट्स अप्लाई बेसिक पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट द इक्वेशंस। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ओ ए पी की बात करता हूँ। इस ट्राइंगल में आई कैन से आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9। एंड द बिगर ट्राइंगल लेट्स से ओ एम एन की बात करता हूँ। तो ओ एम एन के अंदर ओ एम का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दिस गिव यू 4, राइट। उसके बाद इफ यू कंपेयर तो आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, दिस गिव यू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स एंड एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। सोच रहे हो मैं क्या किया? मैंने राइट तरफ ले गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो एक्स एक्स कट हो गया। तो मुझे सिंपली मिल गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 है यहाँ डाल दीजिए, तो r का वैल्यू आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, तो r की वैल्यू आ जाएगी रूट 13। रेडियस इज रूट 13। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एज फार एज कैट इज कंसर्न। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स। तो अगेन पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन आ गया। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन दिख रहा है हमें यहाँ पे। Some filling it and rest draining it. All pipes fill at the same rate and all draining pipes drain at the same rate. ठीक है? The empty tank get completely filled in 6 hours when 6 filling and 4 draining pipe work together. 6 hours, okay. But this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining work together. Okay. In how many hours will the empty tank get completely filled with 1 draining and 2 filling pipe? 1 draining and 2 filling pipe. Let's say मान लेते हैं फिलिंग वाला जो है वो एफ है, ड्रेनिंग वाला डी है। तो 6 फिलिंग काम कर रहे हैं यानी 6F काम करेंगे और 5 ड्रेनिंग कर रहे हैं वो 5D काम करेंगे। ऐसा काम 6 घंटे चलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 6। एंड दिस सेम वर्क कैन बी डन बाय अ 5 फिलिंग यानी 5F, 6 ड्रेनिंग यानी 6D एंड ड्रेनिंग वाला निकाल रहा है दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली फिल हो रहा है दैट्स व्हाई फिलिंग इज पॉजिटिव, है ना। टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा जो अल्टीमेटली काम हो रहा है, टैंक फाइनली भर रहा है तो भरने वाला काम पॉजिटिव ले जाता है, निकालने वाला नेगेटिव ले जाता है। तो बस इसी हिसाब से 6F माइनस 5D इंटू 6 हो गया और 5F माइनस 6D। अगर 5 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग करेंगे तो 60 घंटे लगेंगे, तो 60 कर दिया, राइट। तो क्योंकि आपको दिया हुआ था ना, आपको क्या दिया था कि 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग मिलके करते हैं 6 घंटे में काम। तो माइनस क्यों करा? क्योंकि वो नेगेटिव काम करता है। अगर आपको प्लस लगाना है प्लस लगा लीजिए, डी की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। अगर आपको प्लस पुट करना है तो प्लस पुट कर लीजिए दोनों को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा भी ठीक लगे, तो मैं माइनस ही रहने देता हूँ, 1 एंड 10। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट आपको मिल जाता है 6F माइनस 5D इज इक्वल टू 50F माइनस 60D, जिससे आपको मिल जाएगा 55D इज इक्वल टू 44F। यानी कि फिलिंग वाला जो है 4 टाइम फिलिंग जो है वो 5 टाइम्स ड्रेनिंग के बराबर है। ये हमको मिल गया।
है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका रेशियो भी यूज कर सकते थे हम यहाँ पे, बट हमें जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं। अब देखिए इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम पूरा का पूरा एक पार्ट में फिलिंग वाले को ड्रेनिंग वाले को यूज कर लेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 4f अगर 5d के बराबर है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स से 5d की जगह पे 4f आ गया, तो 6f माइनस 4f अगर 6 घंटे में करता है, यानी दो फिलिंग वाले पाइप 6 घंटे में करते हैं, तो एक फिलिंग वाला 12 घंटे में करेगा, क्योंकि लोग कम होते टाइम बढ़ जाता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फिलिंग वाला 12 घंटे में करता है 12 आवर्स में, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, फिलिंग वाला 12 आवर्स में करता है। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। अब आपको पूछा क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट फिल कंप्लीटली व्हेन वन ड्रेनिंग एंड टू फिलिंग। चलिए अब ड्रेनिंग का कितना लगता है टाइम वो भी निकाल लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा ड्रेनिंग विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसका यूज करते हैं। तो फिलिंग अपॉन ड्रेन का जो रेट है वो क्या है, वो है 5/4, इनके वर्किंग रेट है। तो फिलिंग वाला अगर 5 काम करता है तो ड्रेनिंग वाला 4 काम करता है, तो ये इनके वर्क का रेशो है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो 4:5 होगा, उल्टा होता है। तो फिलिंग वाला अगर 12 घंटे लेता है, यानी कि ट्रिपल ऑफ दिस, तो ये कितना लगेगा, 15 घंटे लगेगा, 15 आवर्स। ठीक है, तो अगर एक फिलिंग वाला 12 घंटे लेता है और आपसे ये बोला हुआ है, ये दिखाने की जरूरत नहीं थी वैसे तो आपको, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर ये निकाल दिया अपने यहाँ पे। अब एफ की वैल्यू 12 आवर्स आ गई, यानी फिलिंग वाला 12 घंटे में करता है। अब देखो जो पूछा गया है वो क्या है, वन ड्रेनिंग एंड टू फिलिंग कैन कंप्लीटली फिल। तो टू फिलिंग पॉजिटिव होगा, एक ड्रेनिंग नेगेटिव होगा, तो 2f माइनस डी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा f के अंदर। 1d की जगह पे आई कैन राइट 4, 1d की जगह पे आई कैन राइट 4f/d। उससे क्या हो गया, ये पूरा कन्वर्ट हो गया 4f/5, सॉरी। तो 10 माइनस 4 6f, तो 6f/5। अब अगर एक फिलिंग वाला 12 घंटे में करता है, तो 6f/5 कितने में करेगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मेन का मल्टीप्लाइड डे से हमेशा बराबर होता है, या पाइप का मल्टीप्लाइड डे से हमेशा बराबर होगा। तो एफ कट हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। मतलब कि इसको लगेंगे 10 घंटे, 10 आवर्स के अंदर आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर वेरिएशन मत लगा देना, ये इनवर्स चलता है। अगर नंबर ऑफ फिलिंग बढ़ेगा तो टाइम कम होगा ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर आएगा 10 days। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। If among 200 students 105 like pizza, 134 like burger, then the number of students who like only burger can possibly be। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 200 बच्चे हैं, 105 को पिज्जा पसंद है और 134 को बर्गर पसंद है। ये नंबर 134 दिया हुआ है और ये 105 दिया हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर ओनली कैन पॉसिबली, यानी ये वैल्यू पूछी हुई कितनी हो सकती है। अब देखिए ध्यान से, पॉसिबली बोला हुआ है, तो रेंज निकालनी पड़ेगी क्या क्या हो सकती है। और टोटल लोग 200 हैं, सबको कुछ ना कुछ पसंद है ऐसा बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, कि एक पॉसिबिलिटी कि अगर मान लेते हैं ये बर्गर वाला है और पिज्जा वाला पूरा इसके अंदर ही आ गया, यानी ये 105 हो गया, ये 134 हो गया, तो वो मिनिमम केस होगा। तो उस केस में 134 माइनस 104 दिस गिव यू 29, 29 लोग ऐसे बचेंगे। तो जो x की वैल्यू होगी ये 29 से तो बड़ी ही होगी, ये तो लीस्ट वैल्यू निकाली अपन ने, 29 के बराबर भी हो सकती है। और दूसरा केस बन सकता है कि हो सकता है जो कॉमन पोर्शन हो ये कम से कम हो, दूर दूर हो, सारे के सारे लोग जो है कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, राइट। तो रूल ऑफ ऑल्टरनेट एरिया होगा, पढ़ा होगा आपने कि रूल ऑफ ऑल्टरनेट एरिया क्या होता है, कि अगर नन वाले, जैसे यहाँ पे नन वाले कुछ थे तभी तो टोटल मिला के 200 लोग हैं, पर 134 के अंदर ही पिज्जा वाले बर्गर वाले सब आ गए। अगर बाहर वाला एरिया बढ़ेगा तो ये एरिया कम होगा और फिर ये एरिया बढ़ेगा, तो है ना ऑल्टरनेट एरिया। जैसे बाहर वाले के ऑल्टरनेट कौन है, ये वाला, ये कम होगा। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये कम होता है, अगर इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, और मुझे एक्स ही तो बढ़ाना है, तो मुझे बाहर वाला कम करना पड़ेगा। मतलब नन वाले कोई भी नहीं है, अगर नन वाले 0 है मतलब उन सबका यूनियन कितना आना चाहिए, यूनियन की वैल्यू पूरी आनी चाहिए 200। तो मैं एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूँ कि एक एक्सट्रीम केस कि सारे के सारे अंदर घुस गए, और एक एक्सट्रीम के सारे जितना दूर दूर पॉसिबल था वो हो गया। यूनियन की वैल्यू मैक्सिमम 200 हो सकती थी,
तो सॉल्व कर लिया मैंने इसको लेके। सो 200 इज इक्वल्स टू 134 प्लस 105 माइनस, लेट्स से कॉमन वाला जो है वो k है, तो आपको मिल जाएगा 200 इज इक्वल टू, इसको ऐड किया आपने तो आपको मिल जाएगा 239 माइनस के, तो के का वैल्यू कितना हो जाता है, के का वैल्यू आ जाता है 39। मतलब अगर कॉमन वाला पार्ट अगर 39 रहेगा, कम से इतना तो रहेगा, इससे कम नहीं कर सकते, तो 134 में से अगर 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, आपको मिल जाता है 95। मतलब ओनली बर्गर वाले 95 से ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, और 29 से बड़े ही होंगे। तो रेंज में कौन सा आंसर मैच करता है, 29 से बड़ा ऑप्शन ए और बी रूल्ड आउट हो गए, 95 से छोटा सी भी रूल्ड आउट हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। let f of x is equals to minimum among 2x square minus 52 minus 5x where x is any positive number, real number, okay, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रियल नंबर, then the maximum possible value of fx is, तो अगेन आपको टाइप करना है आंसर इसमें। मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखिए। एक्चुअली क्या है, ये जो अलग अलग कॉमा लगा हुआ है ना, ये दो अलग अलग ग्राफ चल रहा है। अब x की वैल्यू पुट करते जाइए पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, और जो भी इन दोनों में से कम होगा वो वाला लेना है। एग्जाम्पल, अगर एक वैल्यू 3 आती है, एक वैल्यू 7 आती है, हम 3 ले लेंगे। x की वैल्यू कुछ डाली, लेट्स से 2 डाली, ये 8 आया, ये कुछ लेट्स से 5 आ गया, तो हम कम वाला लेंगे, यानी 5 ले लेंगे। तो जो भी कम होगा वो लेना है आपको, कहने का मतलब ये है। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, इनको इक्वेट ही करना होता है। इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए x की वैल्यू और आ जाएगा आंसर। अब मुझे तो पता है ये रूल, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं समझाता हूँ, अदरवाइज तो इक्वेट करके x निकालिए और उस पर इवेल्युएट कर लीजिए, आंसर आ जाता है। क्यों आता है वो समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2x को, तो एक पैराबोला बनता है जिसकी ओरिजिन जो है, जिसकी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, ऐसा कुछ, राइट। और 52 माइनस 5x जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 52 आएगी, और अगर x की कौन सी वैल्यू डाली जाए ताकि ये 0 आ जाए, तो 0 इक्वेट किया तो 52/5 मतलब कि 10 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 52/5। जो ग्राफ है आपका वो इन दोनों लाइन जो है आपकी इन दोनों पॉइंट से पास होती है, ऐसे कुछ। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये इंटरसेक्शन कहीं दो जगह पे होगा, एक बार नेगेटिव तरफ होगा और एक तरफ पॉजिटिव तरफ होगा। अब जो फाइनली इस पूरे फंक्शन का जो ग्राफ चलेगा वो क्या चलेगा, दोनों में से मिनिमम कब है, ध्यान से देखिए। राइट साइड में जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे एग्जांपल इस पॉइंट पे, इस x की वैल्यू पे पैराबोला की वैल्यू छोटी है कि जो लाइन पे आ रही है वो छोटी है, पैराबोला। मतलब जब तक इंटरसेक्शन नहीं हो रहा दोनों कर्व का, उसके पहले तक तो पैराबोला की वैल्यू ही छोटी है, मतलब दिख रहा है कि इंटरसेक्शन के पहले तक ये चलने वाला है क्योंकि वही छोटा है, और उसके बाद लाइन चलने वाली है। तो जो मैंने येलो में शेड किया दैट इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कुछ ऐसा बनने वाला है। ओके, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगना चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। ऐसा और फिर ऐसा, दैट इज द ग्राफ, और इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब बोला बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको दिख रहा है कि ये तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब है अगेन मेरे लिए कंडीशन लग गई कि x नेगेटिव आना नहीं चाहिए, तो अगेन मेरा जो ग्राफ है वो और लिमिट हो गया, ये ऐसे वैल्यू ऊपर जाती है और नीचे आती है। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब दोनों ग्राफ कट करते होंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करते होंगे, बिकॉज बोला हुआ है x इज रियल पॉजिटिव नंबर, राइट। बस इक्वेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सो इफ आई इक्वेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 52 माइनस 5x, मुझे मिल जाता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 104 आता है, 104, और प्लस करने पे 52 आता है, सॉरी माइनस करने पे उल्टा बनेगा ना, प्लस यहाँ हो जाएगा ना, सॉरी 52 आता है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू मतलब 2 इंटू 13, यानी 8 और 5, सॉरी 8 और 13, यस। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 52 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकलेगा नहीं तो x निकलेगा सिर्फ कॉमन, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 13, फिर -4 कॉमन निकलेगा तो आपको मिलेगा 2x प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाती है 4 और x की वैल्यू आ जाती है -13/2। -13/2 एक्सेप्टेबल नहीं है, x की वैल्यू 4 डाल दीजिए, दैट्स योर आंसर।
तो x की वैल्यू 4 पे इवेल्युएट कर लीजिए, दोनों फंक्शन बराबर ही आएंगे। सो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, 32 ये इसकी मैक्स वैल्यू होगी, आंसर 32 आएगा, राइट? अ वेरी इजी वन। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Next is, I think it is the last question for CAT 2018. In an apartment complex, the number of people aged 51 year and above is 30. ठीक है, 51 से ज्यादा और 51 वाले, तो 51 ईयर एंड अबव, करेक्ट, वो लोग 30 हैं। एंड देयर आर एट मोस्ट 39 पीपल हुज एज आर बिलो 51। 51 से कम वाले ज्यादा से ज्यादा 39 से ज्यादा नहीं हो सकते। The average age of all the people in apartment is 38, ठीक है। What is the largest possible average age in the year of the people whose age are below 51? Below 51 वालों का मैक्सिमम एज क्या हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एक कॉन्सेप्चुअली इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 51 से जो ज्यादा वाले हैं वो 30 लोग दिए हुए हैं, और 51 से कम वाले जो 39 दिए हुए हैं, तो इनका एवरेज, कंबाइंड एवरेज 38 दिया हुआ है। तो बोला हुआ है कि जो 51 से कम वाले हैं उनका एवरेज एज मैक्सिमम क्या हो सकता है, उनका एवरेज एज मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। यानी अगर इनका एवरेज एज एक्स था तो एक्स क्या हो सकता है, इनका एवरेज वाई है तो क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है कि 38 वाला एवरेज बनना चाहिए, और कंडीशन ये है कि x की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। सुनना बहुत ध्यान से, मतलब आपको पता होगा कि एवरेज, जब हमने वेटेड एवरेज पढ़ाया था उसमें बताया था मिक्सचर एलिगेशन में कि जो चीज ज्यादा होती है एवरेज उस तरफ झुकता है ना। एग्जांपल जैसे मैंने बोला 10 किलो 10 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी वाला मिला के अगर मुझे 15 बनाना है, तो क्योंकि 15 इनके बीच में, इसका मतलब ये इक्वल इक्वल मिलाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन अगर 10 रुपए और 20 रुपए वाला मिला के अगर 18 बनाना है, तो क्योंकि 18 20 के क्लोज है तो 20 वाला ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा मिलाया जाता है एवरेज उसकी तरफ झुकता है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हो कि x की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा एवरेज वाले लोग इधर होंगे तो इधर कम से कम वाले होंगे। तो 51 से ज्यादा एज वाले राइट में दिए हुए हैं, कितने हो सकते हैं वो, 51 52 53 54 50 60 70 80, कुछ भी हो सकता है वो, तो है ना। बट अगर अगर x को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा तो इस y को कम से कम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो 51 या 51 से बड़े वाले हैं उन सबका एवरेज 51 ही है, 51 ही है। और उस कंडीशन पे जो 51 से कम वाले उनका उनका वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि तभी तो उनका एवरेज 38 पहुंचेगा। इमेजिन करो, बहुत बुढ़े बुढ़े, नॉट बुढ़े, इज्जत से बात कर रहा हूँ, बहुत अगर एज वाले लोग अगर हैं, वो अगर इस ग्रुप में ज्यादा होंगे तो उनका एवरेज, उनकी एज बढ़ने से 38 एवरेज बहुत जल्दी आ जाएगा ना। उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं जिनकी एज 51 से ज्यादा है उस ग्रुप को मैं 51 पे रख दूं मिनिमम पे, तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम पे आ जाएगी। बस लगा दीजिए रूल ऑफ एलिगेशन। तो 51 माइनस 38 दिस गिव यू आई गेस 13, एंड 38 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर 38 51 से छोटा है तो एक्स से बड़ा ही होगा ना। और ये रेशियो कितना आना चाहिए आपको, नंबर ऑफ पीपल तो पता ही है 30 एंड 39, तो दिख रहा है ये इसका ट्रिपल है, तो इसका ट्रिपल ये होना चाहिए, ठीक है। तो 38 माइनस एक्स का ट्रिपल कर दीजिए, तो 8 3 24 कैरी ओवर 2 9 11 114 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आ जाएगा 30। तो आपको मिल जाएगा 114 माइनस 30 इज इक्वल टू 3x, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 यहाँ पे आ गया, 84 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 28। यानी अगर मैक्सिमम हो सकता है x का वैल्यू 28 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा बढ़ाओगे, 28 से ज्यादा बढ़ाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको 51 पर रखा हुआ है तो ये रेशियो जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। फिर 28 से बढ़ाने के लिए फिर आपको लोग ज्यादा करने पड़ जाएंगे, 39 से ज्यादा लोग करने पड़ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि ज्यादा 28 वाला बढ़ेगा अगर, तो दैट मीन्स अगर उनका एवरेज बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। लॉजिक क्या है कि 51 वाला जो है वो बड़े वाले, 51 से एज से बड़े वाले अगर 51 पर रख दिए जाए, उस कंडीशन पे दूसरे ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, तभी तो मिलकर 38 बनेगा ना उनका एवरेज। तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू रखी जाएगी 51, और उस कंडीशन पे आपको एक्स मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है।
सो आई होप दैट्स ओके। यहाँ पे खत्म करते हैं ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो यहाँ पे कैट 2018 के सारे क्वेश्चन स्लॉट 1 के खत्म होते हैं, राइट? थैंक यू, कीप लर्निंग।